Welcome once again in LSE. Let us continue सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में आज हम आपको सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के बारे में बताएंगे। इसके अलावा भी जितने सेल ऑर्गेनेल्स बचे हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोमा? तो कह सकते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है ये होलो, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्या है हमारे सेंट्रियोल, ये दोनों क्या है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। ये जो सेंट्रियोल होता है ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये ट्यूबलिन नामक प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अब ये तो हो गया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल की आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 1 2 3। ये हो गया हमारा ट्रिपलेट। अगर इसको हम काउंट करें तो ये टोटल कितने होते हैं 9। जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 और 9 जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसमें 3 ट्रिपलेट बने होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रियोल, यानी कि 2 सेंट्रियोल मिलकर के एक सेंट्रोसोम का, यहाँ पे देखा आपने 2 सेंट्रियोल मिलकर के क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं सेंट्रोसोम का। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। मेन फंक्शन जो होता है इसका क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला का फॉर्मेशन करना, यानी कि ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों का फॉर्मेशन करता है। अब सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन और भी होता है जिसको हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि सेल के अंदर जो सेल का डिवीज़न होता है उसमें इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमारी बॉडी की किसी ऑर्गन में सेल का डिवीजन बहुत तेज़ी से होने लगेगा तो हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इस कॉजेज ऑफ कैंसर, यानी कि हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीज़न होने लगेगा तो हम कह सकते हैं कि कैंसर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जो सेल डिवीज़न होता है, ये सेल डिवीज़न हमारे ब्रेन में जो होता है बहुत कम होता है, या कह सकते हैं कि ब्रेन जो है हमारा 90% न्यूरॉन से मिलके बना होता है और उस न्यूरॉन में सेल डिवीज़न की प्रक्रिया नहीं होती है। यानी कि सेल डिवीज़न की प्रक्रिया नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे फिर हमें ट्यूमर या कैंसर कैसे बनता है। तो ब्रेन का जो 90% पोर्शन होता है वो न्यूरॉन से मिलके बनता है और ये जो सेल डिवीज़न होता है वो कहाँ पे नहीं होता है, न्यूरॉन में। लेकिन जो 10% पार्ट जो होता है ब्रेन का वो गिलियल सेल से मिलके बना होता है और उस 10% में ये सेंट्रोसोम पाया जाता है और वहाँ पे सेल का डिवीज़न होता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है या बहुत से ऐसे आपको केस देखने को मिलते होंगे कि ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी का जो लीवर होता है वहाँ पे ये सेंट्रोसोम बहुत अच्छे से कार्य करता है और वहाँ पे सेल का डिवीज़न होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लीवर जो होता है उसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि अगर आपका लीवर कट जाता है या कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। तो मेन फंक्शन जो होता है सेंट्रोसोम का वो कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण, यानी कि सेल डिवीज़न। इसका डिस्कवर किसने किया था, वोवरी ने किया था। और ये जो शेप होता है इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 सेंट्रियोल से मिलकर के ये बनता है और सेंट्रोसोम जो होता है न्यूक्लियस के पीछे पाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेंट्रियोल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सेल का स्केलेटल भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेल को क्या करता है, सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे सेल जो होता है हमारा श्रिंक ना हो, सेल जो होता है स्मूथ रहे, इसको ये उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि ये सेल का क्या होता है, स्केलेटल होता है, जो कि सेल को उसको शेप भी प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया इसका मेन फंक्शन। सेकेंड पॉइंट पे जब हम आते हैं तो कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर किसने किया था, पोर्टर ने किया था, 1953 में किया था इसका। और ये पहले ही मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फैट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वहाँ पे
फैट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SER भी कहते हैं, और वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहाँ अटैच होता है राइबोसोम्स, और वो प्रोटीन के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एरिया होता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, वहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक स्पॉट लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है कि क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बिल्कुल रफ खुरदुरा, और यहाँ पे जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल स्मूथ स्मूथ, इसलिए स्मूथ है क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करता है, फैट का करता है। यहाँ पे रफ है, ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होता है, वो राइबोसोम जो होता है अपना रोल प्ले करता है, टेक अ पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किससे जुड़ा होता है, न्यूक्लियस से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, इसके जस्ट अपर साइड में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। तो ये होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी इसके फंक्शन होते हैं। ये जो होता है स्पेस यानी स्टोरेज का स्पेस प्रोवाइड करता है, किस लिए, ग्लाइकोजन के स्टोरेज के लिए। तो कह सकते हैं इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन के स्टोरेज के लिए ये क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका हो गया फंक्शन। लाइसोसोम, लाइसोसोम को जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, यानी कि कॉमनली इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और लाइसोसोम जो होता है इसको जो डिस्कवर किया था वो डी डुवे ने किया था, कब किया था, 1955 में किया था। लाइसोसोम के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन हो गया, इसका मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और इसके अंदर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और थर्ड हो गया ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसका फंक्शन क्या होता है, या फिर हम इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये क्या करता है, ये जो सेल के अंदर जितनी भी फॉरेन मटेरियल आते हैं या जो भी कुछ आता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये एक तरह से ये सेल को सफाई भी करने का काम करता है। और लाइसोसोम के अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसोसोम जो है वो क्या होता है, जब सेल के अंदर या किन्हीं कंडीशन में जब भोजन की मात्रा नहीं होती है, उस कंडीशन में लाइसोसोम क्या होता है कि वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी कभी कभी वो अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है। इट मीन्स ये हुआ कि वो फट जाता है, और जब लाइसोसोम फट जाता है उन कंडीशन में क्या होता है कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है पूरी तरह से पूरी सेल के अंदर फैल जाता है। और जैसे ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है पूरी सेल के अंदर फैल जाता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, यानी कि वो सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं डेड हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सेल क्या होती है, डेड हो जाती है। तो इसलिए लाइसोसोम्स जो होता है बहुत डेंजरस रोल प्ले करता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का भी कार्य करता है, और ये डाइजेशन मटेरियल को डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो जैसा कि आपने ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये एक तरह का क्या होता है, एसिड होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लाइसोसोम जो होता है कभी आपको चोट लग गई और कहीं पे आप देखते होंगे कि बहुत अधिक ब्लैक हो जाता है, कहीं पे रेड स्पॉट बन जाता है बॉडी के अंदर, या ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे हाथ में चोट लग गया और नीला पड़ गया। तो नीला पड़ने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वहाँ की जो सेल होती हैं वो पूरी क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। जिन कंडीशन में आपको चोट लगती है उस समय क्या होता है कि जिस स्थान पे चोट लगता है वहाँ पे सबसे पहले जो होता है लाइसोसोम डेड हो जाता है, यानी कि किसी भी सेल के अंदर का जब लाइसोसोम डेड होने का मतलब हो गया कि पूरी सेल क्या होती है, डेड हो जाती है।
तो वहाँ पे क्या होता है, नीला पड़ जाता है। और जैसे ही हम अपने हाथों की सिकाई गर्म पानी या किसी चीज़ से करना स्टार्ट करते हैं, उन कंडीशन में क्या होता है कि लाइसोसोम जो उसके जो आसपास के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और उसका लाइसोसोम भी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जब लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है तो उस जगह पे जो डेड सेल पड़े होते हैं उनको वो क्या करता है, पूरी तरह से उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर सॉरी डाइजेस्ट कर जाता है। और जिससे कि वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ का स्वेलिंग और जो ब्लू नीला धब्बे पड़ जाते हैं चोट लगने पे, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग भी होता है और सेल को सफाई करने का भी कार्य करता है, और डाइजेस्ट जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उसको वो डाइजेस्ट करने का भी कार्य करता है। तो इसलिए लाइसोसोम जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, सॉरी इसको हम कह सकते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड का ही पार्ट है ये क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है जनरली कहाँ पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। यही डिफ्रेंशिएट होता है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है कि ये प्लांट के फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है, और एक सैक लाइक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें कि प्रोटीन मैट्रिक्स फिल होते हैं। प्लास्टिक जो होता है जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, या कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे उसका कलर ग्रीन होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, उसका कार्य ये होता है कि वो फूड को स्टोर करके रखने की क्षमता उसके अंदर पाई जाती है, यानी कह सकते हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है जनरली रूट्स में पाया जाता है, या ये ब्राउन कलर का होता है, तो इसको हम कह सकते हैं, सॉरी ब्राउन क्या, ये कलरलेस होता है या वाइट जैसा होता है। और थर्ड आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ये जो है वो क्या करता है, फ्लावर फ्रूट्स जो भी होते हैं उनको जो कलर होता है ग्रीन सॉरी येलो रेड, ये सारे कलर उनको प्रोवाइड करता है। तो ये मेन फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट को हम सेल का किचन भी कह सकते हैं, कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो किसी प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं। प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इन तीनों को हम एक साथ इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म को जो बायोप्लाज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसका है, ये है कि द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि जितने भी लाइफ एक्टिविटी होती है वो सारी इसके अंदर ही होती है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है हमारा साइटोप्लाज्म से किस तरह से डिफ्रेंशिएट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, यहाँ पे है ये साइटोप्लाज्म, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। और ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जिस एक बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर है, ये क्या है हमारा, ये प्रोटोप्लाज्म। यानी कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है। लेकिन इस दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ऑल साइड, यानी सेल मेम्ब्रेन से चारों तरफ से ये क्या होता है, बंधा होता है। जबकि साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या करता है, कंटेन करता है, इसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोसॉल होता है, एंजाइम्स होते हैं एंड प्रोटीन होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लाज्म कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ कैसे बना होता है, वाटर सॉल्ट एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। जबकि प्रोटोप्लाज्म हमारा किससे बना होता है, लिक्विड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है एंड न्यूक्लियस से मिलकर के बना होता है। तो हुक्सली नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1863 में कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है फिजिकल बेस ऑफ द लाइफ, जिस तरह से सेल हमारे लाइफ की यूनिट होती है, तो प्रोटोप्लाज्म भी हमारे जीवन का क्या होता है, आधार होता है। और ये जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। तो
अब आपने यहाँ पे देखा कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने आपको बताया। अब साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली लाइक फ्लूइड होती है, और ये जो है प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है वो पाया जाता है। और it is not a structureless mass protoplasm, instead of highly organized structure being having different cell organelles। क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और ये जो है हेल्प करता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स के इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें हेल्प करता है, चाहे वो मेटाबोलाइज हो या फिर वो एंजाइम्स हो। अब बारी आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है इस सेंटर में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड भरा होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है उससे हम कहेंगे उसको साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की जो डिस्कवर किया था उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, और इसमें न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है हमारा उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो 4 रीजन में डिवाइड होता है। पहला हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर के चारों तरफ होता है। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरी होती है जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें थ्री लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रही है, ये हो गया हमारा क्रोमैटिन। और इस सेंटर पॉइंट में जो दिखाई दे रहा है ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। तो और जो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल का जो होता है कंट्रोल एंड उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस भी, चाहे वो हमारा घर हो चाहे वो समाज हो, उसको कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल इंसान की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल को पूरी तरह से कंट्रोल करने का ये जो पावर होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। कह सकते हैं ये क्या क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेगुलेट सेल डिवीजन, यानी कि सेल के डिवीजन को भी ये रेगुलेट करता है, और सिंथेसाइज स्टोर प्रोटीन, और प्रोटीन जो इतना प्रोटीन स्टोर होता है उसको सिंथेसिस साइज में भी इसका रोल होता है। और क्रोमोसोम्स कैरीज जेनेटिक ट्रेड्स, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसमें भी इसका रोल होता है। तो ये है हमारा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।